हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स में सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग देखते हैं कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनसे क्या सवाल बनाए जा सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों को, उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आरबीआई ने किसके अध्यक्षता में डिजिटल भुगतानों से जुड़ी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया? ऑप्शंस हैं रतन वाटल, नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकानी, ए.के. सिन्हा। दोस्तों इसका सही जवाब है सी, नंदन नीलेकानी। नंदन नीलेकानी के बारे में हम जानते हैं कि ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। साथ ही भारत में जो आधार कार्ड की शुरुआत हुई वो इन्हीं के देखरेख में हुई थी। इसके आधार को देखने के लिए जो एक अथॉरिटी बनाई गई थी UIDAI, इसके ये चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना कैरियर आजमाया और 2014 के जनरल इलेक्शन में बेंगलुरु सीट से इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा। हालांकि वो इलेक्शन हार गए, लेकिन ये सब तो इनके बारे में है। हम उच्च स्तरीय कमेटी की जो गठन हुई वो क्या है देखिए। आरबीआई ने 5 मेंबर कमेटी का गठन किया। किस लिए किया? क्योंकि डिजिटल भुगतान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए और इसके आकलन के लिए। ऐसा ये जो स्टेप लिया आरबीआई ने, वो क्यों लिया आपको बताता हूँ। थोड़ा इसका हिस्ट्री में जाते हैं। एक रतन पी वाटल एक कमेटी का गठन किया गया था 2016 में। क्यों किया गया था? ये थे डिजिटल पेमेंट को किस तरह से एग्रेसिव बनाया जाए इंडिया में, उसको लेके ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? इन्होंने कहा कि भारत में एक स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड बनाने की आवश्यकता है और इसी को देखने के लिए ये बोर्ड कैसा होगा, इसका क्या कार्यकाल होगा, कैसा इसके फोकस पॉइंट क्या होंगे, किसके तहत ये काम करेगा, इन सारी बातों को जानने के लिए ही इस समिति का गठन किया गया कि इसको हम और अधिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें भारत में जो डिजिटल पेमेंट है उसको लेके। देखिए इसके लिए आरबीआई और सरकार इतना अग्रसर क्यों है, क्यों इतना काम कर रही है? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि 2023 तक भारत 1 ट्रिलियन का डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर देगा। यानी भारत में अगर आप देखें, जब से डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है तब से भारत में जो डिजिटल पेमेंट जो ऑनलाइन बढ़ रहे हैं वो लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको किस तरह से, जो भारत की जो मेन पॉपुलेशन है, जो गरीब तबका है, उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। ये सारे रिकमेंडेशन देंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये 5 मेंबर कमेटी है। इसमें और कौन कौन से लोग हैं? HR खान है, ये एक्स RBI डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। किशोर सांसी हैं, ये विजया बैंक के MD रह चुके हैं। अरुणा शर्मा और संजय जैन है जो कि एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक चीज़ों के। अब देखिए ये जो कमेटी बनाई गई, ये अपना रिकमेंडेशन कब देंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। जिस दिन इसकी पहली बैठक होगी, पहली बैठक के 90 दिनों के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर इन्हें अपना रिकमेंडेशन आरबीआई को देना है। और अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शंस हैं गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, मौरी ऑफसेल, सुरजीत भल्ला। दोस्तों इसका सही जवाब है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की महिला हैं और ये IMF में पहुंचने वाले, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के पोजीशन पे पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले रघुराम राजन वहां पे पहुंच चुके थे, वो वहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट के पोजीशन पे रह चुके हैं। साथ ही एक और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के पोजीशन पे पहुंचने वाली गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं। ये एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है इनके लिए। साथ ही अगर इनके बारे में और बात करें तो ये IMF के 11वें चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इनके इकोनॉमिक के ऊपर पकड़ को देखते हुए ही कुछ साल पहले केरल गवर्नमेंट ने इन्हें अपने स्टेट का जो इकोनॉमिक एडवाइज़र के पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया था। अगर बात करें IMF की तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो क्रिस्टीन लेगार्ड है। और देखते हैं आज का तीसरा सवाल। इनमें से किस व्यक्ति को सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? हमारे पास ऑप्शंस हैं SS देसवाल, कुमार राजेश चंद्रा,
पी रवि, रमेश कुमार। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमार राजेश चंद्रा। ये बिहार कैडर के 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और जो वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के महानिदेशक हैं। अगर सशस्त्र सीमा बल की बात करें, SSB की बात करें, तो ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये सीमा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो बहुत ही ओपन बॉर्डर है और जहाँ से ये एक हमेशा खतरा बना रहता है कि कुछ आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, कि इस सीमा से हथियार, गोला बारूद की तस्करी भी हो सकती है या देश विरोधी तत्व भी अवैध रूप से भारत में आ जा सकते हैं। और इसी को देखते हुए वहाँ पर SSB बनाया गया है। SSB की अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसी के महानिदेशक के रूप में कुमार राजेश चंद्रा को नियुक्त किया गया है। देखते हैं आज का चौथा सवाल। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने सीटों की वृद्धि को मंजूरी दी? ऑप्शन है 1000, 5000, 3000, 8000। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जो HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसमें जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें सीटों की संख्या को 5000 और बढ़ाया है। यानी इसी के साथ अब जो वहाँ पे कुल सीट हो गई है वो हो गई है 51,500। इससे पहले ये 46,600 थी। पिछले 4 वर्षों में अगर सीट बढ़ाने की बात करें तो सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय में 9000 सीट की बढ़ोतरी की गई है और अगर ये 5000 को हम मिला दें तो कुल 5 वर्षों में ये लगभग 14000 सीट की बढ़ोतरी सरकार ने की है और आगे आने वाले समय में सरकार का मानना है कि ये 20 से 25,000 सीट और भी वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और हम बढ़ते हैं आज के 5वें सवाल पे। भारत ने पहली बार किस विदेशी बंदरगाह के परिचालन का दायित्व संभाला? ऑप्शंस हैं ग्वादर बंदरगाह, हनबनतोता बंदरगाह, रंगून बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है जो कि ईरान में स्थित है और अगर रणनीतिक नज़रिए से देखें, स्ट्रेटजिक लेवल से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है और इंडिया अगर इसकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट और इसके पूरे मैनेजमेंट का जिम्मेदारी संभाल रहा है तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। ये क्यों ऐसा है और ये क्यों इम्पोर्टेंस है इसका, ये भी हम बात करेंगे। हालांकि यह पहला मौका है जब भारत अपने सीमा क्षेत्र से बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन करेगा। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इसको मैप में देखें तो चाबहार पोर्ट ये है, भारत का मुंबई पोर्ट ये है। पहले क्या होता था कि ईरान और मिडिल ईस्ट जाने के लिए भारत को इंडियन ओशियन से दूसरे कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम कैसे जाएं यहाँ पे, और फिर अलग अलग रूट पे इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगता था। अभी चाबहार पोर्ट भारत का अपना हो जाएगा। यहाँ से अपना कहने का मतलब यहाँ के अगर परिचालन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के पास है तो पूरा मैनेजमेंट ही वहाँ भारत का होगा। यहाँ से अब ये सीधे ईरान पहुँच सकते हैं और ये जो अफगानिस्तान है इसके साथ ट्रेड करने का डायरेक्ट यहाँ लिंक भारत को मिल जाएगा। यानी वो पाकिस्तान यहाँ से सीधे सीधे इग्नोर हो जाएगा अगर हम अफगानिस्तान की बात करें। और इसी को लेके भारत, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ था। अब अगर बात करें कि इससे क्या होगा तो इससे परिवहन लागत जो है भारत का कच्चे तेल, यूरिया, सूखे मेवे पे कम लगेगा और इससे भारत में इन चीज़ों को सस्ते में खरीदा बेचा जा सकता है। मिडिल ईस्ट और जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पे भारत की सीधी पहुँच हो जाएगी। ना सिर्फ भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, अगर यूरोपियन देश के लिए भी देखें तो वो भी अब हो सकता है वो इसी रूट को भारत या किसी और कंट्री जो ईस्टर्न एशियन हो जाएंगी कंट्री, ईस्टर्न एशियन, वहाँ पे अगर वो ट्रेड करेंगे तो शायद इसी रूट से आएँ और भारत को वहाँ स्ट्रेटजिकली वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। जो चाबहार पोर्ट को लेके भारत और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ था वो शुरुआत हुई थी 2013 के आसपास ही, 2013 में। और उसके बाद क्या हुआ था कि थोड़े थोड़े हमने अपने शिपमेंट को वहाँ भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन 2014 में जाके इसके ऊपर MOU हुआ था। MOU को समझौता बनाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में और इस समझौते के तहत ही ये बताया गया था कि चाबहार पोर्ट की जो जिम्मेदारी है वो इसके डेवलपमेंट की, इसके पूरे वहाँ पे पूरे मेंटेनेंस की वो भारत को दी जाएगी। अब देखिए ये एक ट्रेड में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत जो भी
ईरान के साथ ट्रेड करेगा वो अपने करेंसी में करेगा। यानी इससे पहले सिर्फ नेपाल और भूटान के साथ ही ये था कि वहाँ पे भारतीय रुपया के साथ वहाँ ट्रेड होता था या उनको दिया जाता था, अब ईरान को भी दिया जाएगा। ईरान ने भारत के लिए अपना पोर्ट क्यों छोड़ा? देखिए इसके पीछे बहुत ही रीजंस हैं। रीजंस ये भी हैं कि ईरान को इंटरनेशनल लेवल पे अलग थलग कर दिया गया था, तब भी भारत ने अपना ट्रेड इनके साथ नहीं छोड़ा था। इसी को लेके ईरान और भारत के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गई है और उसी का ये नतीजा है कि अब ये पोर्ट भारत को दिया गया है वहाँ के कामकाज को संभालने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की ओर। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, अलीबाबा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेजॉन। अमेजॉन जो है वो दुनिया के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, उसकी कंपनी है और अभी कुछ ही दिन पहले बाजार पूंजीकरण जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके लिहाज से उसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया। हालांकि कुछ दिन पहले तक माइक्रोसॉफ्ट टॉप पे थी। अमेजॉन का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है वो हो गया है $797, वहीं माइक्रोसॉफ्ट का पूंजीकरण 789 अरब डॉलर ही रहा है और इसीलिए अमेजॉन अभी सबसे ऊपर पहुंच गया है। इसके पास जो तीसरी कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है और चौथी कंपनी है एप्पल। हालांकि पिछले साल के अगर शुरुआत की बात करें तो एप्पल टॉप पे थी और उसके बाद से ये बिल्कुल ही वहाँ से स्लिप हो गए हैं और चौथे पोजीशन पे अभी पहुँच गए हैं। तो अब ये कह सकते हैं नंबर 1 कंपनी अभी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो अमेजॉन है। बढ़ते हैं आज के 7वें सवाल की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? ऑप्शन है आरिफ अकील, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, दीपक सक्सेना, विजय शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा प्रसाद प्रजापति। देखिए ये कांग्रेस के लीडर थे और चौथी बार विधायक बने हैं, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। यानी जो मध्य प्रदेश में है वो 15वीं विधानसभा इस बार हुई थी। पिछले महीने ही इसका रिजल्ट आया था। कांग्रेस को वहाँ पे जीत मिली थी, बहुमत नहीं मिली थी, 1-2 नंबर थोड़े पीछे रह गए थे। वहाँ पे 230 में 114 कांग्रेस को मिली थी, 109 भाजपा को मिली थी। हालांकि एमपी का जो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो 231 है, लेकिन 230 ही वहाँ चुने जाते हैं, एक को वहाँ नॉमिनेट किया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे अगर टोटल मेंबरशिप की बात होगी तो वो 231 है, 230 के लिए इलेक्शन होते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ चले हैं आज के 8वें और अंतिम सवाल की ओर। ग्लोबल एविएशन समिट 2019 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। देखिए ये जो ग्लोबल एविएशन समिट हो रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत जो फिक्की के साथ मिलकर काम करेंगे और 15 और 16 जनवरी 2019 को इसका आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है? फ्लाइंग फॉर ऑल, सभी के लिए उड़ान। ये इस समिट का थीम होगा। ये समिट, अब आप सबको ये जानने को आप लोग उत्सुक होंगे कि ये समिट क्यों हो रहा है और ऐसा क्या ये पहला समिट है? जी हाँ, ये बिल्कुल ही पहला समिट है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा एक जो सर्वे है उस सर्वे के हिसाब से कहा गया है कि अभी इसमें 100% ग्रोथ एविएशन सेक्टर में होने वाला है। जो लोगों का जो एविएशन को लेके जो बढ़त होने वाली है वो 100% यानी लगभग दुगुनी होने वाली है आने वाले समय में। और इतनी पॉपुलेशन को किस तरह से हम हवाई जहाज़ के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह करें, उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है, इसी के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए इंटरनेशनली एक्लेम्ड जितने भी कंपनीज़ हैं एविएशन की, उन सभी के सीईओ को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उन सभी के साथ मिलके उस पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाएगी कि किस तरह से आने वाले समय में जो चैलेंज आएंगे उसको किस तरह से उसका निवारण किया जाए और लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी एविएशन के सेक्टर में मिल सके। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल। हमने आपसे कल पूछा था एक सवाल जिसका जवाब आप सब ने, बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया। तो देखते हैं वो सवाल क्या था, उसका सही जवाब क्या है। किस राष्ट्र ने इस्लाम को समाजवाद के अनुरूप बनाने के लिए एक कानून पारित किया? और ऑप्शंस थे उत्तर कोरिया, रूस, चीन, जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने अभी कहा है कि उसने एक ऐसा कानून पारित किया कि जिससे इस्लाम में बदलाव की कोशिश की जाएगी और उसे समाजवादी रंग दिया जाएगा। इस नए कानून के मुताबिक अगले 5 वर्षों के भीतर इस्लाम को चीन के समाजवाद के हिसाब से बदलने का प्रयास किया जाएगा।
ये नया कानून क्या है कि देश में धर्म का पालन कैसे किया जाए, इसे नए सिरे से तय करने के लिए ये कानून बनाया गया है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो चीन में करीब 2 करोड़ मुसलमान हैं और वहाँ पे इस्लाम सहित कुल 5 धर्मों को मान्यता दी गई है, जिसमें ताओ, कैथोलिक और बौद्ध धर्म भी शामिल है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। हाल में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, उनका नाम बताएं। ऑप्शंस हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, क्रिस्टीन लेगार्ड, जिम योंग किम, नगोजी ओकोंजो इवेला। इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के देना है और फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका सही जवाब क्या है। और इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस वीडियो को। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com को।